नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री आर्य पाठक साहब, जो कि हमारे जीएजी हैं और आज ग्वालियर इनका आगमन हुआ बहुत साल बाद। तो मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आज कितने साल बाद आप ग्वालियर आ रहे हैं जीएजी? लगभग 4 साल हो गए मुझे। तो इन 4 साल में आपने क्या परिवर्तन देखा? मुझे तो यहाँ की गर्मी जो है वो ज्यादा तीक्ष्ण हो गई है पहले से। तो आप तो यहाँ पहले रह चुके हैं। मैं यहाँ लगभग 2.5 साल रहा, लेकिन तब से लेके अभी जो है काफी बड़ा परिवर्तन है क्लाइमेट में। तो ये गर्मी तो हर जगह पड़ रही है, तो ग्वालियर में भी गर्मी पड़ रही है, तो कुछ ऐसा गर्मी हर जगह इतनी क्यों पड़ रही है? आज लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या? ज्यादा एसी का इस्तेमाल करना कि ज्यादा पेड़ कटना? नहीं, पहला सबसे बड़ा कारण है कि पर्यावरण पे जो वृक्षों की संख्या कम हो रही है धरा के ऊपर, इससे पर्यावरण पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा कारण है आर्टिफिशियल, जो हम वो बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले हमारे घरों में 10-20 घरों में, अगर मोहल्ला है, एक आध घर में एसी हुआ करता था। आज लगभग हर घर में एसी है, और उसका जो एक्सपेंशन निकलता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को और बढ़ा देता है, लोकल क्लाइमेटोलॉजिकल चेंज कर देता है। उसके कारण टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। और कंक्रीट जंगल में पहले बिल्डिंग जो है उसका अवशोषण करती हैं, और रात में उस अवशोषण का तनाव अवशोषण करती हैं, और उसके कारण से नाइट टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा बढ़ा महसूस होता है। तो जी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो घरों में, सब घरों में एसी ढलने से बिक रहा है, ढलने से लग रहा है। तो आप ये जो रेवोल्यूशन हो गया एसी में, मतलब एक जो मिडिल क्लास का फैमिली, पहले हम देखते थे कि जो एलाइट या रिच लोग थे वही इस्तेमाल कर रहे थे, अब हर कोई इवन मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोग भी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे भी प्रभाव पे, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा। निश्चित रूप से इससे पर्यावरण के विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ओपन स्पेस हुआ करते थे शहरों में। अभी क्या हुआ, डेंस पॉपुलेशन होने के कारण जो है अब डिस्पर्सल नहीं हो पा रहा है टेम्परेचर का। जितना अवशोषण हो रहा है कंक्रीट में, उसका डिस्पर्सल प्रॉपर नहीं हो पाता। इससे इफेक्टिव टेम्परेचर जो है शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसलिए सबको रात में सुकून की नींद सोने के लिए एसी की आवश्यकता पड़ रही है, और इसकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो जी, इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आने वाले समय में तो ऐसी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, और जनसंख्या तो रूट कॉज है हर चीज का। तो जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहेगी, तो पृथ्वी का तापमान भी हमने देखा कि पिछले 50-60 साल में काफी बढ़ा है। तो ये आने वाले वर्ष में भी ऐसे बढ़ता रहेगा, तो फिर इंसान जाएगा कहाँ? जाएगा इंसान फिर? अभी भारत सरकार ने एक वृक्ष माह के नाम ये एक योजना चलाई थी, जिसमें लगभग 33.46 करोड़ पौधे पूरे इंडिया में लगे। इस योजना को लगभग 10 साल तक रिपीट करना है। और इसकी एक खामी थी कि इसमें जो है वृक्षों को लगाने का बजट तो अवेलेबल कराया गया, लेकिन उनके प्रोटेक्शन के लिए आगामी 5 साल में उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, और उनके ग्रोथ पैरामीटर्स को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस चीज का प्रोविजन नहीं किया गया है उसमें, जबकि उस योजना में इसका प्रोविजन होना चाहिए। और आगामी 5 साल तक उन पौधों को कैसे बचा के रखना है, और उनके जो ग्रोथ पैरामीटर हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है साइंटिफिकली, इस पे काम होने की आवश्यकता है। और भारत सरकार शायद इस साल ये परिवर्तन करने जा रही है कि आगामी जुलाई सत्र से जो वृक्षारोपण होगा उसमें दोनों प्रावधान लागू किए जाए। जी, जैसा आपने बताया कि पर्यावरण को हमें ही कंजर्व करना, हमें ही संभालना, प्लांटेशन को बढ़ाना है। आप चूंकि वन विभाग से ताल्लुक रखते हैं और आपका शायद रिटायरमेंट वन मंडलाधिकारी के रूप में हुआ, तो आप ये बताएं कि जो इतना कटाव हो रहा है इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? कि चोरी छुपी जो इतना कटाव होता है, इसमें नेक्सेस है गवर्नमेंट के साथ में? क्या है? आप, ये थोड़ा सा अंदर की बात है, लेकिन चूंकि आप इस फील्ड में रहे हैं, आप ये बता सकते हैं, क्योंकि जब तक पेड़ उगा रहे हैं लेकिन कटाव अगर जारी रहेगा, तो फिर कैसे उसका जो इफेक्ट दिखेगा? देखिए, आप जितने भी डेवलप कंट्री देख लीजिए, वहां पे नेचुरल फॉरेस्ट बहुत कम है। जो जितना विकसित प्रदेश या देश होगा, वहां पे वन की मात्रा जो है उतनी कम होगी। इसका कारण यह है कि इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो टुगेदर। अगर आपको बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस एरिया में करना है,
तो फॉरेस्ट को अपनी बलि देनी ही पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इस लिहाज से इसमें ये करना है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में आजकल जो जापानीज टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू कंडेंस ब्लॉक बनाए जा रहे हैं फॉरेस्ट के। उससे क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, इसका इम्पैक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है मात्रा, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये तीनों चीजों को बहुत साइंटिफिकली मैनेज किया जा रहा है। और ये काम होने की बहुत जरूरत है अपने देश में, और कई स्टेट्स ने इसको शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी जानकारी दी जी आपने, क्योंकि आप इस विभाग से ताल्लुक रखते हैं और आपने काफी सर्विस भी की है वहां पर, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सब चीजें। तो साथियों, ये तो था हमारा पर्यावरण के विषय में जी के साथ में जो हमारा कुछ बातें थी मैंने आपके साथ में शेयर की। अब एक दूसरा जो सबसे ज्वलित इशू है बच्चों के भविष्य को लेके, कि बच्चे अक्सर 12वीं पास कर लेते हैं और वो अक्सर ये जान नहीं पाते उन्हें कहाँ जाना है। तो ऐसी दशा में उनको क्या करना चाहिए? और दूसरी बात, मैं जी से ये भी जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में किस क्षेत्र में युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अवसर है, और क्या कोई भी जगह किसी भी बच्चे का करियर प्रभावित करती है, निर्धारित करती है? चलिए जानते हैं इनसे इसका उत्तर। देखिए, इस स्थान से कैरियर पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कोई दिल्ली में पढ़ा होगा, कोई चेन्नई में होगा, कोई छोटे से गांव में पढ़ा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कहाँ पढ़ा है और किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा। हाँ, वहाँ के स्थानीय जो माहौल है उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर जरूर आता है। तो वो पेरेंट्स जो है इन हाउस अप्रोच से इसको संभाल सकते हैं। और जहां तक आजकल कैरियर ओरिएंटेशन का सवाल है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की एरा में आजकल एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये दो आज के मतलब मॉडर्न फील्ड्स हैं जिनमें बच्चे ज्यादातर जाना पसंद कर रहे हैं, और इनका स्कोप है। अभी आज की डेट में हम एक ग्रोइंग इकॉनमी है, इंडिया इज ए ग्रोइंग इकॉनमी, और यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप जो है शुरू हो रहे हैं। उनके आने वाले समय में लगभग 20 बिलियन स्टार्टअप होंगे इन कमिंग 5 ईयर इन इंडिया, और जिसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल नॉर्म्स पे बहुत, मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स के भी ऊपर होंगे। स्पेशली स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में इंडिया बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और आने वाले समय में ये फील्ड मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रहेगा। एविएशन का फील्ड भी काफी अच्छा है, बैंकिंग एंड फिनटेक, ये दो फील्ड और ऐसे हैं, क्योंकि हर आदमी को फाइनेंशियल तो चाहिए ही चाहिए किसी चीज को ग्रो करने के लिए। तो फिनटेक का क्षेत्र भी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा और प्रभावी बनेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पर नॉलेज हमारे टिप्स ऑफ फिंगर है, जगह कोई मायने नहीं है। आज दुनिया कोई बात नहीं, आज पूरी दुनिया जो है सिमट गई है। तो जगह और दूरी कोई मायने नहीं रखते। एक कोई भी बच्चा अगर वो गांव में भी है तो वहां से भी वो बैठे बैठे यूट्यूब से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि अगर आप में काबिलियत है तो आप कहीं पे भी रह के कुछ भी कर सकते हैं। एक और प्रश्न में जानना चाहूंगा, बीकॉम की बीबीए? देखिए, बेसिक्स का जहां तक सवाल है, बेसिक्स तो बच्चे को बीकॉम में ही मिलेगा। बीबीए तो एक सब्सिडियरी ब्रांच है, और सब्सिडियरी ब्रांच में एक यूनिलेटरल ग्रोथ उसको मिलती है बच्चे को। अगर उस सब्जेक्ट में मल्टीलेटरल ग्रोथ चाहिए तो बीकॉम इज बेटर चॉइस देन सीए या कंपनी सेक्रेटरी? CA is definitely better than company secretary. The scope of company secretary is unilateral in a single direction. Whether CA has got a lot of opportunity and sphericals to go across. So CA is definitely better. क्या बात कीजिए जी, आपका आज के सेशन में समझ सकता हूँ कि हमारे लाखों जो देख रहे हैं, जो युवा वर्ग है, वो डेफिनेटली उससे उनको फायदा मिलेगा। मैं एक और, मेरे जहन में एक प्रश्न है, प्रश्न आप ही लोगों के लिए है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते मेरे को काफी चिंता है, क्योंकि देश आज जिस तरफ बढ़ रहा है आगे, कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश भी है, और कहीं ना कहीं आज का युवा जो जेनेक्स है वो आज ये समझता है कि वो सबसे ज्यादा जानता है, जबकि उसकी उम्र 18 साल 19 साल है। वो उतने ही जाना जितनी उसकी उम्र है, लेकिन वो क्यों नहीं
जो उससे उम्र वाले लोग हैं उनकी बातों का अनुसरण करता है। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जेन एक्स है, ये अपने से ज्यादा जो जानकार वाले व्यक्ति होते हैं या जो भी उनके माता पिता कोई भी हो सकता है, उनसे क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस होते और क्यों अपने आप पे उनका विश्वास, कई बार वो विश्वास अंधा भी होता है, लेकिन क्यों वो सामने वाले की बात को नहीं सुनते या ये समझते हैं कि जो हम जान रहे हैं वही ग्रेट है? इसमें कौन है दोषी? देखिए, ये उम्र का ऐसा पड़ाव है जिसमें बच्चा जो भी एंगल से वो उसी को बेहतर मानता है। इसमें उसको बहुत पोलाइटली अगर समझाया जाए और बहुत अच्छी अप्रोच के साथ अगर उसको धीरे धीरे पर्सुएशन किया जाए तो निश्चित रूप से इस फील्ड में उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है। अदरवाइज एट दिस स्टेज ऑफ एज वो जो है थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि प्रेशर ना महाराज है? प्रेशर बिल्कुल नहीं क्रिएट करना चाहिए, परसुएशन हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रेशर जब लगाता है इंसान, जब देखता है गलत हो रहा, जब कोई चीज को आपको बार बार बताया जा रहा है, एक बार दो बार प्यार से, फिर एक लिमिट के बाद में किसी भी है पेशेंस जवाब दे जाता है, तो प्रेशर तो कहीं ना कहीं जाके टूटता ही है। आपका क्या कहना है इसमें? परसुएशन इज फार फार बेटर देन एनी प्रेशर टेक्नोलॉजी। और प्रेशर जो है वो काम नहीं करता है एक्चुअली। उसमें कैसे परसुएट करें? परसुएट उसको, मतलब चीजों को उसको कुछ पढ़ने को दो, कुछ उससे जो सीनियर हो लेकिन उससे हायर एज ग्रुप में उन्होंने कैसे डिसीजन लिया, क्या किया, ये उससे डिस्कस अगर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा रादर देन कि हम उसको फोर्सफुली अप्लाई करने का प्रयास करें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बैठकर बातचीत के माध्यम से समझाइश देकर चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी एक ज्वलंत प्रश्न था, बहुत लोगों के जहन में था। मुझसे बहुत लोग कह रहे थे कि सर आप इसके बारे में थोड़ा एक सेशन करिए। तो मेरे ख्याल से जीए जी से अच्छा जानकार व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, ये विदेश में भी बहुत साल रहे हैं और इनके काफी मतलब इन्होंने बहुत सेटअप, इनके बहुत ज्यादा स्टार्टअप भी चल रहे हैं एक दो। अब एक मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये जो जिमखाना वाला जो इशू चल रहा है उसमें कई लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं जिमखाना के बारे में। तो मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि ये वाकई में क्या ये प्राइम मिनिस्टर का घर उनके जस्ट बगल में है, तो क्या उनको खतरा है या वाकई में इसको बंद होना चाहिए? आपके क्या विचार है? देखिए, ये कुछ एलिट ग्रुप जो हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, उसमें एक अपने इंजीनियर थे हरकोट बटलर, जिनके नाम पे कानपुर में भी एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है और बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, हरकोट बटलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। जी जी। इन्होंने उसकी स्थापना कराई थी और 1807 के आसपास जो है इन्होंने दिल्ली में एक, ये लोग इंजीनियर थे, डिफरेंट डेवलपमेंटल वर्क में इनका सीधा इन्वॉल्वमेंट होता था। और जब ये थक जाते थे तो रिलैक्स करने के लिए एक छोटा सा हटबैंड टाइप बनाया उन्होंने, फिर धीरे धीरे करके उसका विस्तार किया। नाउ इट इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ अप्रॉक्सिमेट 240 एकड़ इन लुटियन जोन ऑफ दिल्ली एंड दैट वो एरिया जो है आज की डेट उसमें मतलब इट इज कॉस्टलियर देन 10 ट्रिलियन सीमेंट। आज की डेट में मतलब 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है वो। इससे ये जो आपको रोक रहा हूँ, इससे हमारे देश की डेवलपमेंट में क्या कोई फर्क पड़ेगा या इससे क्या फायदा, किसको हो रहा था फायदा, आम आदमी को